वाला मुझे दे तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो अहम तरीन मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो बजट, इमरान खान साहब की हुकूमत का चौथा बजट कल प्रेजेंट होने जा रहा है और चौथे वजीर खजाना अपना पहला बजट देंगे। अब कल का बजट किस तरह का होगा? इमरान खान साहब की हुकूमत का अवाम दोस्त होगा या अवाम दुश्मन होगा? रिलीफ मिलेगा या तकलीफ मिलेगी? इसका तो कल ही पता चलेगा। लेकिन आज वज़ीर आज़म इमरान खान की इकनॉमिक टीम ने नेशनल इकनॉमिक सर्वे भी प्रेजेंट किया, जिसके मुताबिक पिछले एक साल में खास तौर पे और पिछले 3 सालों में अमूमी तौर पे जो गवर्नमेंट की कारकर्दगी रही है उसको अवाम के सामने प्रेजेंट किया गया। और अगले माली साल के लिए, अगले एक साल तक के लिए जो गवर्नमेंट के टारगेट्स हैं इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, आम शख्स की आम जिंदगी बेहतर करने के लिए टारगेट्स, उसको जो है वो प्रेजेंट किया गया। वो तमाम डिटेल्स में, फैक्ट्स एंड फिगर्स में जाए बगैर, क्योंकि उनको हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज चूंकि कौमी असेंबली का सेशन भी था, आपको पता है कि बजट का सेशन चल रहा है, आज एक बड़ा अहम बिल गैर मुतवक्के तौर पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत की तरफ से कौमी असेंबली में पेश कर दिया गया और ये बिल है कुलभूषण जाधव को रिलीफ देने का। इस बिल का जो नाम है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन ऑर्डिनेंस 2020। बिल नहीं है, ऑर्डिनेंस है। और इस हुकूमत पे एक तो जो तनकीद होती है वो यही होती है कि बाकायदा प्रॉपर कौमी असेंबली में कानून साजी नहीं की जाती। ये इल्ज़ाम है इस हुकूमत पे, तनकीद भी है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पे, और ये भी कि कवायद को, रूल्स को बिल्कुल बाईपास करके, बुलडोज करके इस तरह के ऑर्डिनेंसेस लाए जाते हैं अपनी मर्जी के। अब ये जो ऑर्डिनेंस आया है इस पे हुकूमत का मौकिफ है कि ये ICJ के फैसले के बाद जरूरी था कि पाकिस्तान अपने कवानीन के तहत, अपनी मर्जी के तहत कुलभूषण जाधव जो कि भारतीय जासूस है उसको अपील का हक दे। लेकिन जो अपोजिशन इस ऑर्डिनेंस पे सवाल उठा रही है वो इस ऑर्डिनेंस को NRO करार दे रही है और कह रही है कि भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को शायद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत इमरान खान के दौरे हुकूमत में छोड़ने की तैयारियां की जा रही हैं। तो असल हकाइक है क्या, इस पे जरा बात करेंगे। दो इश्यूज हैं, एक कुलभूषण जाधव के लिए ये ऑर्डिनेंस और दूसरा बजट का मामला जो कल प्रेजेंट हो रहा है। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। अपने वर्दी गेस्ट का आपसे तारुफ करवा दूं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ज्वाइन कर रही हैं मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, MNA हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं आलिया हमजा मलिक साहिबा, वो ज्वाइन कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून से बड़ी जबरदस्त शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, आयशा गौस पाशा साहिबा MNA हैं और साबिक वजीर खजाना रह चुकी हैं पंजाब की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बड़ी जबरदस्त शख्सियत सीनियर रहनुमा हैं, सिंध में वजीर हैं, पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा हैं शहला रजा साहिबा। आलिया हमजा मलिक साहिबा, बजट पर बात करने से पहले जो कुलभूषण जाधव के लिए आप लोग ICJ रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन ऑर्डिनेंस, कानून भी आप लोग लेकर नहीं आए, बिल भी आप लोग लेकर नहीं आए, आपने ऑपोजिशन को इसमें एतमाद में नहीं लिया, ऑन बोर्ड आपने नहीं लिया, अवाम को आपने ऑन बोर्ड एतमाद में नहीं लिया, क्या ये कुलभूषण के लिए NRO है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू गरीदा। गरीदा, आज मुझे ना बहुत अफसोस हुआ है ऑपोजिशन के ऊपर। अफसोस इस चीज का हुआ है, और कहीं पर तो मैं ये कहूँ कि वो डेलिब्रेटली कर रहे थे, ये तो मतलब मेरा दिल नहीं मान सकता। हाँ। अगर वो इनकॉम्पिटेंट है तो ये आज उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रूव कर दिया कि वो इनकॉम्पिटेंट है। किस बात में बेसिकली मैं यही आपको बता रही हूँ, आज बहुत ज्यादा लेजिस्लेशन हुई है पार्लियामेंट के अंदर, यानी आज पार्लियामेंट की हिस्ट्री का बेहतरीन दिन था कि जब हमने बहुत अच्छी लेजिस्लेशन दी है खवातीन के हकूक पे, पेरेंट्स के हकूक के ऊपर, जो खवातीन को आपने जो जायदाद में हक देना है, इस एक मसले के ऊपर मैं ये बता रही हूँ कि आज खवातीन का दिन था और इतनी बेहतरीन लेजिस्लेशन हुई है कि इनको तो मुबारकबाद देनी चाहिए थी। लेकिन ये लोग जो आज तमाशा लगाते रहे हैं वहां पर, और इनकॉम्पिटेंट मैंने इनको इसलिए कहा है कि वो ऑपोजिशन में, इसमें पीपल्स पार्टी को इसलिए नहीं कहूंगी कि पीपल्स पार्टी तो चले कुलभूषण का नाम तो लेती थी ना, ये तो कहती थी उनको कोई कुछ था तो सही, लेकिन बिलावल साहब ने भी पिछली दफा जब ऑर्डिनेंस पेश हो चुका
चुका था, हालांकि वो गजट का हिस्सा था। देखें, जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ द डे होता है, वो हर सुबह मेरे पास भी आता है, मैं भी उसको स्टडी करती हूँ और हर पार्लियामेंट के मेंबर के पास जाता है। ये कहना कि जो चीज सुबह से पब्लिश हुई है या तो आपने पढ़ी नहीं है, हम भी तो पढ़कर आते हैं, हम भी तो बिल की डिटेल्स लेकर आते हैं। आज बहुत से बिल्स जो जहां तक खवातीन के हुकूक के बिल की आप बात कर रही हैं वो बहुत अच्छा है, उस पर आपकी गवर्नमेंट एप्रिसिएशन के मुस्ताहिक है। लेकिन दो चीजें, एक तो ये कलभूषण वाला, सिर्फ एक छोटा सा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, एक तो कलभूषण वाला और दूसरा जो आप लोग ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोटिंग का राइट देने का, तो ये दोनों ऑपोजिशन कह रही है कि ना हमें कलभूषण वाला बताया गया ना हमें ओवरसीज वाला, लेकिन कलभूषण वाले पे जवाब दे दीजिए कि एनआरओ दे रहे हैं। मैं वही बात करने लगी थी। अब जब हमने इनसे बात की और हमने इनको कहा कि आप पैरा नंबर ICIJ का जो वर्डिक्ट आया उसका पैरा नंबर 141 से लेकर 149 तक स्टडी करें, वहां पर कहा गया है, उन्होंने जब हमें ये कहा था कि पाकिस्तान वहां पर जो केस जीता था, पाकिस्तान का केस हम इस बेसिस के ऊपर जीते थे कि हमारा जो इंडिया चाहती थी, इंडिया ये चाहता था कि हम उन्हें हैंड ओवर कर दें, वो नहीं ICIJ ने माना। लेकिन जो ICIJ ने वियना कन्वेंशन के अगेंस्ट हमें कहा कि हम उन्हें रिव्यू और रिकंसिडरेशन करने देंगे। पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, फैटिफ की तलवार आपके सर के ऊपर लटकी हुई है। आप ये सारी चीजें करके क्या आप ये करना चाहते हैं कि इंडिया पूरी दुनिया में आपको एक्सपोज करे और ये कहे कि पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदार और मतलब ब्लैकमेल हो रहे हैं कि फैटिफ की तलवार सर पे लटकी हुई है, बिल्कुल कलभूषण को एनआरओ दे दें, आपने हो रही है एक सेकंड, नहीं, आप वियना कन्वेंशन साइन किए हुए हैं, आप एक सिग्नेटरी बॉडी हैं, आप बाउंड हैं ICIJ में, आप ICIJ में केस लेकर जाने वाले ये वहां पर उससे हट सकते थे। इस सारी हैसल से पाकिस्तानी अवाम को हुकूमत बच सकती थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस चीज को सीरियस नहीं लिया। इनकी नॉन सीरियसनेस ये थी कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर को उन्होंने वहां पर, अगर आपको याद हो तो इंडिया ने हमारे अगेंस्ट उन्होंने एज ए एविडेंस यूज किया था। तो मैं आज इनको ये कहती हूं कि आप पैरा 141 से 149 पढ़ें, जिसमें आपको बाउंड यानी हुकूमत पाकिस्तान को बाउंड किया जाता है कि उन्होंने गुलभूषण को ये राइट देना है। एज ए वियना कन्वेंशन हम इस राइट को देने के, हुकूमत पाकिस्तान, यहां PTI नहीं है, यहां हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान है, जो हम सब हैं, जो जितने MNS 342। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल ले ले मेरा, यहाँ पे एक सवाल ले लें, आपने एक सवाल ले लें, आपने कहा कि PTI नहीं, हुकूमत पाकिस्तान पाबंद है और आपने उसका हवाला दिया ICJ के 141 पैरा टू 149 पैरा और आपने वियना कन्वेंशन का। सिर्फ सिंपल सवाल कि यही काम और इसी तरह अगर आज नून लीग की हुकूमत होती या पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती और वो ये कहते कि जी हम पाबंद हैं, तो क्या आप इसी तरह उनको भी मार्जिन देते? देखिए, मेरी एक बात सुने, नून लीग की हुकूमत का तो मैं आज आपको बता दूं, नून लीग की हुकूमत में तो उन्होंने गुलभूषण का नाम ही नहीं लिया था। नून लीग की हुकूमत के अंदर तो उनके जो हालात थे सबको पता है कि आपके फॉरेन ऑफिस को ये कहा गया था कि इंडिया के उसके अंदर आपने कश्मीर का एजेंडा ऐड ही नहीं करना। नून लीग के अंदर तो आपको पता है वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में जाते ही नहीं थे। नून लीग के अंदर तो ये पता है मुझे सिर्फ ये दे दें कि ये ऑर्डिनेंस अगर नून लीग की हुकूमत में आती तो आप लोग साथ देते, आप लोग तस्लीम करते। जो चीज पाकिस्तान के मफाद में होती, हम पाकिस्तान के मफाद में हर पार्टी के साथ बैठते, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ पाकिस्तान का मफाद आगे है। बिफोर आई गो टू आयशा हौस पाशा साहिबा, आपने एक और बात की थी, आपने मुझसे कहा था ओवरसीज पाकिस्तानी की। आज जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से ज्यादा, यानी हम इस साल के आखिर में $29 बिलियन हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान को चलाने के लिए दे रहे हैं। हम उन्हें वोट का राइट भी देंगे और उसके लिए हम जो कर सकेंगे हम करेंगे, क्योंकि जो लोग रूल्स को बुलडोज करके, हम रूल्स को बुलडोज करके नहीं। देखिए, मेरी बात सुने, इन लोगों ने जो आज तमाशा क्रिएट किया है, मतलब आज पूरी पाकिस्तानी कौम को इस चीज पर अपने अवामी नुमाइंदों से ये सवाल करना चाहिए कि आप लोग पढ़ते पढ़ाते हैं नहीं, आपको समझ अच्छा, बिफोर आई गो टू आयशा साहिबा एंड शैला साहिबा, वन लास्ट क्वेश्चन आपसे आलिया साहिबा, कलभूषण के ऑर्डिनेंस पे कि ठीक है आपने कहा कि जो हम पे पाबंदी है वो ICJ का एक फैसला आ गया, लेकिन जो ऑर्डिनेंस आप आज लेके आए हैं उसमें एक एडिशनल आपने ऐड कर दी है चीज, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, कि जी इस चीज को एंश्योर करवाने में कि कलभूषण को रिलीफ मिले, रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन मिले, अगर इसमें
मुस्तकबिल में भी कोई मसाइल आते हैं तो सदर साहब जो हैं वो उनका हक होगा कि वो उसके लिए कोई भी चीज जो है वो प्रेसिडेंट में मेक सच ऑर्डर्स as may appear for him to be necessary for the purpose of removing such difficulty. ये एनआरओ नहीं है कुलभूषण के लिए तो क्या है? मैं तो गरीदा एक बात कहूंगी, ना हम ढील देते हैं और ना हम डील देते हैं और ना हम एनआरओ देते हैं, ना गुलभूषण को देते हैं ना गुलभूषण के मालिकान को देते हैं। और इस पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के मफाद में होगा वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी और हम एज ए रियासत पाकिस्तान इस वक्त जो फैसले करेंगे अपने अवाम के मफाद में करेंगे, चाहे अमेरिका को ना देने का फैसला हो, चाहे सीआईए के चीफ से का फोन ना अटेंड करने की बात हो। यहाँ पर सिर्फ बात है अवाम को ये बताने की सीआईए के चीफ का फोन अटेंड नहीं किया, पाकिस्तान या सीआईए चीफ ने मुलाकात ही नहीं करनी थी वजीर आजम से? नहीं, मुलाकात ही नहीं करनी थी। वजीर आजम ने मुलाकात नहीं करनी थी क्योंकि वजीर आजम ने आज पहली दफा बताया है कि हर आप पासपोर्ट की इज्जत क्या होती है। आज पाकिस्तान का वजीर आजम आयशा गौस पाशा साहिबा बातें आपने सुन ली आलिया हमजा साहिबा की। मैं कुलभूषण के लिए जो आज ऑर्डिनेंस कौमी असेंबली में आया है उस पर डिस्कस करना चाहती हूँ। बात तो इनकी वैलिड है। नंबर वन, वो कह रही है कि जी अगर आपकी गवर्नमेंट में भी आता और अगर रियासत पाकिस्तान के मफाद में होता तो हम आपका साथ देते। और दूसरा, हुकूमत कह रही है कि जी ये पाकिस्तान के मफाद के लिए है, इस पे ऑपोजिशन को साथ देना चाहिए था कुलभूषण वाले ऑर्डिनेंस पे, लेकिन आप लोग यहाँ ऑर्डिनेंस पे साथ ना दे के पाकिस्तान के कौमी मफाद के खिलाफ गए हैं। थैंक यू गरीदा। अब सिलसिला ये खुल के बात करते हैं थोड़ी सी। देखिए, पॉइंट ये है कि इस हुकूमत को ये सडनली ये लोग सोते से जागते हैं, उनको सर पे गरी हुई चीज नजर आती है, सेशन होती है असेंबली, आप कोई डिलिब्रेशंस नहीं करते हैं, ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस ले आते हैं और बस उसको फिर क्या आपका छोटा मोटा सा आपका जो मेजॉरिटी है थोड़ी सी सही 10-15 लोगों की भी नहीं है वो, तो इस वक्त उसके बेसिस पे आप उसको बुलडोज कर देते हैं। अब और दूसरी बात ये, फैटिफ के नाम पे कौन सी लेजिस्लेशन इन्होंने एक्स्ट्रा करा ली, ये वो खुद बताएं आपको और आप हमारे पाकिस्तानियों को। फैटिफ के नाम पे अब गुलभूषण को ये रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन ऑर्डिनेंस की भी बात की अभी आलिया साहिबा ने। ये क्या कर रहे हैं हम, जरा सोच के बताइए। ये आपने पाकिस्तानियों के लिए किस तरह का माहौल क्रिएट करके छोड़ दिया है। हम तो पहले से ये कह रहे थे फैटिफ पे हमें कोई इतराज नहीं है, हम फैटिफ से को तो ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को व्हाइट लिस्ट में लेके आए थे। अभी भी हमें पता है हम रिस्पॉन्सिबल नेशन है, हमें करोड़ों के हिसाब से पाकिस्तानियों ने वोट दिया है, हमने पाकिस्तान का इंटरेस्ट आगे बढ़ाया। हम ये हुकूमत जो अभी इस वक्त ऑपोजिशन में है इसने पाकिस्तान को संभाला है। हमने कोई ऐसी लेजिस्लेशन के खिलाफ कतई नहीं जाते जो हमारे सेल्फ इंटरेस्ट में होती, यानी ऐसा कोई चीज हम नहीं करने में साथ देते किसी के भी जो पाकिस्तानियों के और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में के अगेंस्ट होती। तो ये बात बिल्कुल हमारी क्लियर थी। फैटिफ में हमें किस हद तक जाना है ये हमें पता था। आप एक्स्ट्रा माइल गए बिकॉज यू वर नॉट प्रिपेयर्ड, यू वेंट बैकवर्ड्स टू डू इट। ये हम जा रहे और अब ये कतई तौर पे नई सी चीज आ गई कि गुलभूषण भी फैटिफ का आ गया। देखिए, जिनेवा कन्वेंशन से जो आईसीजी का था तरीकेकार डेवलप्ड और मैच्योर नेशंस में क्या होता है, जब नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज होते हैं आप उसको पार्लियामेंट में लाते हैं, आप उस पर डिबेट करते हैं, आप उसको टाइम देते हैं, आप उसको डिस्कस करते हैं, चाहे वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो या वो इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो जैसे कि ये आपके रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन का बिल हो या वो फैटर की चीजें हो। प्रॉपर तरीकाकार ये होता है कि आप उसको असेंबली में लाएं, आप उस पर डिबेट करें, स्टैंडिंग कमिटीज पे जाए, पूरी स्टैंडिंग कमिटीज उसको डिलिब्रेट करें, उसके बाद उनकी जो अमेंडमेंट्स वो सजेस्ट कर रहे हैं उस पर डिबेट हो और उस पर बात की जाए। यानी जो अपोजिशन के अमेंडमेंट्स हो उनको डिस्कस किया जाए, लोगों के सामने लाया जाए और देखा जाए कि उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बिकॉज ये भी अपोजिशन और गवर्नमेंट मिलके पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही है इस पार्लियामेंट। तो यानी कि आयशा साहिबा आप इस बात पे कायम हैं, आप कन्विंस नहीं हो रही, आप इस बात पे कायम हैं कि ये ऑर्डिनेंस कुलभूषण के लिए एनआरओ है, राइट? एब्सोल्युटली। और जिस तरह ये लाया गया उस तरह नेशनल इंटरेस्ट की चीजें लाई नहीं जाती हैं पार्लियामेंट में, उसको प्रॉपर अंदाज में लेके आन के
आयशा साहिबा के स्काइप कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो गई है। शैला रजा साहिबा आपकी तरफ आ रही हूँ यही सवाल लेके, कलभूषण यादव के ऑर्डिनेंस के हवाले से क्या कहती हैं शैला साहिबा? एक तो मैं ये कहती हूँ कि ये जो इलेक्शन होता है और अवाम वोट डालकर एक पार्टी को राइट देते हैं, हम इसको 5 years सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि अवाम ने ये इमरानी माहिदा किया। अब इसका उर्दू में तर्जुमा इमरानी माहिदा है, जिससे मेरे ख्याल में पीटीआई के रहनुमा ने ये तासुर लिया कि ये मेरे साथ माहिदा और मैं इसमें जो भी अपने तौर पे फैसला करूं। देखिए, मैं इस बात को सेकंड करती हूं कि कौमी नौइयत का हर मामला है, इसका जवाब ये नहीं है कि क्योंकि पीपल्स पार्टी 126 लोगों के साथ 344 के ऐवान में थी तो वो ज्यादा ऑर्डिनेंस लाई। जब वो कौमी नौइयत के मामले आए, चाहे वो 18वीं तरमीम, मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा कौमी मामला था, चाहे हुंडी के जरिए रकम को भगाना, मुल्क में आने देना, और फिर सलाला चेक पोस्ट, फिर शमसी बेस, ये सारे बड़े बड़े वाकयात, और ये सी पैक जिसको आज बिगाड़ के पैक कर दिया गया है, ये सब बड़े ऐसे मामलात थे जो मेरी पार्टी के खाते में जाते हैं। जब आप कौमी मामले की बात करती हैं, जब आप एक समरी भी गलत लिख के लाते हैं, हम उस पर भी बात करते हैं कि जी मीनिंगफुल डिस्कशन इस पे भी होती अगर कोर्ट ने कह दिया था। तो अब ये शैला साहिबा आपको इस ऑर्डिनेंस पर एतराज है या ऑर्डिनेंस के लाए जाने के तरीके पर एतराज है? बहुत मजे की बात है। मुझे तो ऑर्डिनेंस पे एतराज है ना। ऑपोजिशन बैठी हुई है ना असेंबली में, दोनों पार्टीज बैठी हुई है। आप कौमी मामला कह रहे हैं, हम कोई दुश्मन तो नहीं है, हम कोई दुश्मन वो तो नहीं कह रहे हैं कि आपने कौमी मफाद के खिलाफ आपने हुकूमत का साथ नहीं दिया, आपको तो इस ऑर्डिनेंस में साथ देना चाहिए था। आप ऑर्डिनेंस क्यों लाए? असेंबली सेशन में है, आप इसको असेंबली में ले आए, स्टैंडिंग कमेटी में दें, इस पे सब बैठ के बात कर लेंगे, जल्दी करेंगे, और कलभूषण यादव जो है उसको उसके अंजाम पे हमें भी पहुंचाना है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़े धमाकों का जिम्मेदार है। अब फेटअप की भी मैं एक बात कर लूं, हम फेटअप की आड़ में क्या कर रहे होते हैं? हमारे यहाँ का तरीका देखें कि जो हमारे यहाँ एक फैनेटिकिज्म आ गया है या एक्सट्रीमिज्म आ गया है, 150-200 लोग जाते और 295C हम किसी पे भी हमारे यहाँ हो जाती है, पुलिस डर जाती है। एक तादाद देख लें 295C की, 4th शेड्यूल में नाम चला जाता है। उसके बाद अब 4th शेड्यूल में नाम जिसका चला गया वो फेटअप की वजह से निकल ही नहीं रहा। भाई आप एक कमेटी बना दें जो बैठ के इसको देखे, उसकी फैमिली सफर कर रही है, उसका आईडी ब्लॉक हो गया, फेटअप के नाम पे आप लोग क्या क्या करेंगे? तो मैं ये कहना चाहती हूँ, हम बहुत बुरी ऑपोजिशन सही है, हमारे जमाने में बहुत ऑर्डिनेंस आए होंगे, हमारे पास आप जैसी मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन हमारी हुबुल वतनी पे तो शक नहीं किया जा सकता ना, हमें भी इतने लोगों ने दिया है। आप इसको लेकर आए, हम इसको अच्छा कर देंगे। ऑपोजिशन का काम होता है कि लेजिस्लेशन जब आए हुकूमत की तरफ से, तो उसमें जो लकुनाज हैं, जो उसमें वो समझते हैं कि इसको और स्ट्रेंथन करें, हम इसे स्ट्रेंथन करेंगे। अब तो ये कानून बन गया ना, अब तो ये कानून बन गया। आपकी इस बात पे आलिया साहिबा को जवाब देना चाहिए। बात हो गई ना, मैं यही तो कह रही हूँ, मैं यही तो कह रही हूँ कि ऐसी क्या जरूरत थी, आपको हम पे क्या शक है? कश्मीर के मसाइल पे हम देखते हैं कि क्या हो गया इस मुल्क में, इनकी हुकूमत में कश्मीर नहीं रहा हमारे पास। उसकी एक रेजोल्यूशन जब आई तो वो 4 घंटे लगे उसे ड्राफ्ट करने में, उसके कंक्लूजन के वक्त इमरान साहब नहीं थे। इतना बड़ा फलस्तीन का मसला हुआ, उसमें हमने इनका रद्द अमल देख लिया। तो ये सारी सूरत हाल जो है, हमारी खारजा पॉलिसी किसी जगह कहीं डिफाइन नहीं है। इसी बात का आलिया साहिबा जवाब देना चाहती है। आलिया साहिबा, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम पे एतमाद तो कर ले थोड़ा। अच्छा ठीक है, क्विकली वो कह रहे हैं कि जी हम पे एतमाद करें, लेकिन आप पे एतमाद नहीं है कि आपने कश्मीर भी है दे दिया, अब आप कलभूषण भी देने वाले हैं। मैं तो आज मतलब मेरा सर चकरा गया है ये सारी डिबेट सुन के ना, मतलब आई एम सरप्राइज। आज इन्होंने जो ऐवान में किया, इनके बड़े बड़े जिनको हम कहते थे ना बोर्ड, जो हाईली एजुकेटेड, जो कॉन्स्टिट्यूशन पे कहते थे उनसे ज्यादा कुछ नहीं समझता, आज पता है वो क्या बात कर रहे थे? वो वहां पर ये बात कर रहे थे कि ये बिल तो स्टैंडिंग कमेटीज में आए ही नहीं, जबकि वो बिल उनके अपने मेंबर स्टैंडिंग कमेटी में 6-6 माह डिस्कस करते रहे, और आज यहाँ पर बैठकर ये हमें कह रही है कि
हम ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं। मैं इनके लिए रीड कर देती हूँ, फिर मतलब मुझे ये कोई ना कहे जो मैंने अभी ऑर्डर ऑफ द डे कुलभूषण वाली बात कर, जी मैं कुलभूषण वाली बात कर रही हूँ। मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस इज टू मूव दैट द बिल टू, यानी आज इनको तो पता है आप दोनों लेजिस्लेशन करती रही हैं, आप दोनों एक एमपीए रही है और आप तो माशाल्लाह डिप्टी स्पीकर रही हैं। ये ऑर्डिनेंस तो जब सेशन इन ऑर्डर होता है वो आ ही नहीं सकता, ये तो बिल मूव हुआ था। मतलब मैं आपको पढ़ के ऑर्डर ऑफ द डे बता रही हूँ, मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, मतलब हम यहाँ एक डिबेट करें एंड वी डोंट नो कि हम यहाँ डिस्कस क्या कर रहे हैं। टू मूव दैट द बिल टू प्रोवाइड फॉर द राइट ऑफ द रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन इन गिविंग इफेक्ट टू द जजमेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये 58 नंबर है ऑर्डर ऑफ द डे का। मैं वक्फे के अंदर आपको देती हूँ, आप अपनी स्क्रीन पर चलाइएगा। एक सेकेंड, एक ब्रेक लेनी है, फिर बजट पे भी बात करनी है। बजट पे मुझे एक थोड़ी सी बात करने दें। देखिए मेरी बात सुने, मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फाइनेंसिंग को रोका गया फेटिफ के लिए, आज 20 पॉइंट्स हम अपग्रेड हुए और दुनिया परेशान है कि इन्होंने 2 साल, लेकिन आप कुलभूषण को फेटिफ के साथ क्यों कनेक्ट कर रही हैं? कनेक्ट नहीं करी, इन्होंने जब फेटिफ की बात की तो मैं फेटिफ का जवाब दे रही हूं, क्योंकि हमें ग्रे लिस्ट में करने वाली पीएमएलएन थी। आज जब ये लोग गए थे तो 27 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट सोके थे, आज हम 27 में से 24 पॉइंट सोके करा चुके हैं। हम मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आके तफसील से ब्रेक पे बात करते हैं। आयशा गौस पाशा भी कुछ कमेंट करना चाह रही हैं और बजट के हवाले से भी बात करेंगे। स्टे विद अस, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पर जाने से पहले कुलभूषण जाधव के हवाले से रिलीफ, एनआरओ, वो आपने गवर्नमेंट की ऑपोजिशन की बात भी सुन ली। अब जरा कुछ बजट के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हुकूमत ने तो आज अपना इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट कर दिया है, तो आलिया साहिबा आपके पास में जरा थोड़ी देर के बाद आती हूँ, जरा ऑपोजिशन का उस पर सुन ले रद्द अमल। आयशा गौस पाशा साहिबा क्या कहती हैं आप, जो इकोनॉमिक सर्वे आया है और जो एक तो 5,800 अरब का टैक्स का हदफ रखा गया है अगले माली साल के लिए, क्या आप उससे एग्री करती हैं? नंबर 1। और दूसरा जो ये 8,000 अरब का कल का बजट आ रहा है, इसको आप किस तरह देखती हैं? और जो जीडीपी है उसको 5%, 6% की प्रोजेक्शन गवर्नमेंट दे रही है अगले फिस्कल साल तक के लिए, जबकि आईएमएफ की प्रोजेक्शन अभी थोड़ी देर पहले भी कुछ रिपोर्ट हुई है और वो अभी भी 1.5% प्रोजेक्ट कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान की जीडीपी प्रोडक्शन। आयशा पाशा साहिबा जी, थैंक यू वनीता। मैं जरा सा एक छोटी सी बात पिछले सेगमेंट से रिलेटेड कर दूं। देखिए ये जो बात इन्होंने कही है, ये बड़ा इन्होंने इल्जाम ये लगाया ऑपोजिशन पे कि वो पढ़ते पढ़ाते हैं नहीं, ऐसी फ्लोर पे आ जाते हैं। आज इन्होंने नेपरा का एक बिल, हाँ, स्टैंडिंग कमेटी में वो उस पर डिस्कशन नहीं हुआ, इसलिए कि मिनिस्टर साहब ने जहमत ही नहीं करी मीटिंग्स में आके उस पर डिस्कशन करने की। वो डिस्कस नहीं हुआ, इन्होंने ले आए और आज जान के उन्होंने पास कर दिया। अब नेपरा का बिल एक आईएमएफ की कंडीशनैलिटी के तहत इन्होंने बुलडोज किया है। तो ये नहीं है कि हम तैयारी से नहीं आ रहे, ये है कि आपको कुछ बुलडोज करने का रिवाज बैठ गया है। पहले से तैयारी नहीं होती, जो भी सच्ची झूठी आप लोग मान लेते हैं बातें और वो बुलडोज करवा देते हैं। ये आपका तरीका गवर्नेंस का है जो कि अनडेमोक्रेटिक है, कहने को आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ये पता नहीं कैसी पार्लियामेंट चल रही है। अब बात आते हैं इकोनॉमी पे। देखिए पॉइंट ये है कि आपने बताया कि इन्होंने अभी 5.8 ट्रिलियन का हमें बिलियन का ये दिया है रेवेन्यू टारगेट मिनिस्टर साहब ने। इस वक्त का पोजीशन ये है कि अगर अच्छा फेवरेबल हुआ तो रेवेन्यू कलेक्शन 4.7 ट्रिलियन होगा। अच्छा। यानी 4,700 अरब अगर फेवरेबल हुआ तो ये थोड़ा सा क्रॉस होगा। अगर आप अगले साल का 5,800 बिलियन अरब कर लेते हैं तो इसका मतलब है आप 1,000 बिलियन की एडिशनल रेवेन्यू की तवक्को कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने इस तरह का रेवेन्यू का हदफ ले लिया तो अब आप देखिए इसमें इनहेरेंटली कितना हाई ग्रोथ रेट है। आपने पिछले 2-3 सालों में ऑन एन एवरेज जो रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है पिछले 3 सालों में पीटीआई की गवर्नमेंट ने, उससे अगर आप मुकाबला करें तो ये बस वही हो गया कि ये तो बजट आ गया, एक्सेप्ट हो गया,
बिलडोज हो गया और हदफ आपने एट द एंड ऑफ द ईयर हासिल ही नहीं किया। ये हम बारहा ये कहानी देखते रहे। फिर इन्होंने शुरू किया था पिछले साल का हदफ 5.5 बिलियन से, अब वो आम के गिर रहा है 4.7 पे, इन्हीं के कहने के हिसाब से ट्रिलियन पे। तो ये जरा सी मुझे सबसे पहले तो इनके रेवेन्यू प्रोजेक्शंस पे बहुत ही जबरदस्त अनरियलिस्टिक होने का अंदेशा है। एक, अगर ये अनरियलिस्टिक नहीं है तो ये बहुत बड़े टैक्सेशन मेजर्स लेकर आ रहे हैं। ठीक, यानी अगर ये ऑटोमेटिक ग्रोथ तो इंश्योर नहीं हो पाई, ये इन्होंने 4.4 खरब का जो रेवेन्यू, वो आपने इतनी बड़ी डिवैल्यूएशन, इतना बड़ा अफराते जर के होते हुए ये सिर्फ 4.7 तक पहुंचे, ये इसके आगे कैसे ग्रो करेंगे? क्या ये बहुत ज्यादा टैक्सेशन मेजर्स लेकर आ रहे हैं? देखें इस वक्त इकोनॉमी का हाल देखें, इस वक्त अफराते जर का हाल देखें, क्या पाकिस्तानियों पे इससे इतना ज्यादा टैक्सेशन डालना चाहिए? क्या इस तरह इकोनॉमी रिकवर हो पाएगी? सीधा सीधा सा सवाल है। आपके फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं हम ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी लाएं, हम चाहते हैं रिवाइवल हो, हम चाहते हैं इकोनॉमी बढ़े ताकि लोगों को रोजगार मिले, ताकि लोग गुर्बत से बाहर निकले। लेकिन आप इकोनॉमी को बाहर रिवाइव करने के लिए मेजर्स कहाँ ला रहे हैं? इतना हाई टैक्सेशन लाएंगे, उसके बाद आज आपने नेपरा का रूल भी, लॉ भी पास करवा दिया कि नेपरा की जो मर्जी आएगी वो टैरिफ एडजस्टमेंट्स बढ़ाते रहेंगे, उनको किसी से ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाएगा, यानी वो अपनी मर्जी से टैरिफ बढ़ाते रहेंगे। इस तरह रिवाइव होती है इकोनॉमी कि पार्लियामेंट में लाने की भी जरूरत नहीं है और आप ये बिल के तहत उनको इम्प्रूव करवा लेंगे। तो पॉइंट ये है, ये जो 5% की हदफ तो रख लिया आपने, अल्लाह करे हासिल हो जाए, मेरी दुआ है पाकिस्तानियों के, पाकिस्तानी होने की हैसियत से। लेकिन आप वो मेजर्स बताइए हमें जो ये 5% क्रॉस करने में हमें हेल्प करेगी। ये जवाब लेंगे आप, ये आलिया साहिबा से जवाब लेंगे। शायद रज़ा साहिबा, आप किस तरह देखती हैं कल किस किस्म का बजट होगा? रिलीफ का होगा, तकलीफ का होगा, अवाम दोस्त होगा, अवाम दुश्मन होगा? एक तो इस पे कमेंट करें। दूसरा, ऑपोजिशन की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, गवर्नमेंट ठीक है वो जिस तरह का बजट भी लेके आए, उनके लिए जो मुश्किलात हो इंटरनल या एक्सटर्नल, लेकिन ऑपोजिशन कहाँ है? ऑपोजिशन बिल्कुल डिवाइडेड है। आप लोगों की कोई ज्वाइंट स्ट्रैटेजी अभी तक सामने नहीं आ सकी कल के बजट सेशन के लिए? अच्छा गरीदा, अगर ऑपोजिशन मुख्तलिफ नजरियाती पार्टीज पर मुश्तमिल है तो ये कहीं नहीं लिखा कि वो हर एजेंडे पे यूनाइट हो। लेकिन अभी आप देखें कि चाहे पीजीएम बनी थी चाहे नहीं बनी थी, और इस वक्त जबकि पीजीएम में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि ऑपोजिशन अपना किरदार अदा नहीं कर रही। ऑपोजिशन ने हर मामले पे क्वेश्चन रेज किया है, वरना आज ये बात नहीं हो रही होती कि इन्होंने एनआरओ दिया। और ऑपोजिशन क्या, इनकी अपनी पार्टी में जो सूरत हाल हो गई है, इन्हें पहले ऑर्डिनेंस लाने पड़ते हैं, फिर मिन्नतें तरले करने पड़ते हैं, फिर कहीं जाके वो। लेकिन कल के बजट सेशन में ऑपोजिशन, आप लोग टफ टाइम देंगे हुकूमत को या केक वॉक देंगे उनको? अब एक मिनट, अब बजट भी जाहिर है ये हुकूमत है, नंबर गेम में ये हमसे ज्यादा स्ट्रांग है। जब ये हुकूमत है, हम यही कर सकते हैं कि इनके जो गलत इनकी प्लानिंग है उसकी तरफ इशारा करें, उसको हम हर जगह पे उसके खिलाफ कट मोशंस डालें, फाइनेंशियल कट मोशंस डालें, उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कोशिश करें कि जो लोग इनके यहाँ ये समझते हैं कि उनको इनका साथ नहीं देना चाहिए, उनसे बात करें। लेकिन इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? दूसरी बात जो है, मैं लेकिन अभी तक ऑपोजिशन की कल के लिए कोई स्ट्रैटेजी सामने नहीं आई। बिल्कुल जो ऑपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो बिल्कुल खामोश है। ऐसी बात नहीं है। शहबाज शरीफ साहब के साथ बातचीत चल रही है और दोनों पार्टीज अपना अलग अलग बयानात भी और मुख्तलिफ चीजों कल क्या करेंगे? कल आप गवर्नमेंट को टफ टाइम देंगे सेशन में या केक वॉक करने दें? कल तो बजट आ रहा है, उसके समझदार लोग जो हैं वो उसको पहले ही समझ जाते हैं। मसलन आज जो है वो 3 बातें जो है ना वो बड़ी अहम है। एक तो यह है कि रवा माली साल जो ट्रेड डेफिसिट है वो 30.56 हो गया। ये कहते हैं कि पिछले साल के मुकाबले में 18% एक्सपोर्ट बढ़ी, लेकिन ये नहीं डिस्कस कर रहे कि किस कदर 3 गुना उससे ज्यादा इम्पोर्ट बढ़ा। आयशा गौस पाशा यहाँ मौजूद है, ट्रेड डेफिसिट को वो बता देंगी, ठीक है।
کہ امپورٹ کتنی زیادہ ہے اور ایکسپورٹ کتنی کم ہے. بیشک بڑھی لیکن اس سے کئی گنا 3 گنا زیادہ امپورٹ بڑھی. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ LPG کی قیمتیں بڑھ گئی, جو اخبار میں اتنی سے خبر لگوائی ہے اس کے نیچے ایڈ بہت بڑے بڑے ہیں لیکن اخبار بھی مجبور ہیں, کیا کریں. دوسرا جو ہے میں نے اس کو, کیونکہ ٹیکس کی بات ہو رہی ہے اور میں عالیہ حمزہ جیسی اور عائشہ غور صاحبہ جیسی اتنی عبور نہیں رکھتی جو ہے اکانومی پہ, تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ذرا کچھ پڑھ لوں کسی کو. تو یہ عاصم بشیر خان ہے, ماہر معاشیات, PhD اسکالر, IBA کراچی. انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس نے ٹیکس دہندگان یعنی کہ ٹیکس نیکس میں اضافہ کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس بات کو مان لیں تو ٹیکس آمدن میں اضافہ ہونا چاہیے تھا اور ایسا نہیں ہوا. حکومت نے بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا, شرح مہنگائی میں اضافے کے سبب بظاہر سیلز ٹیکس کی کلیکشن میں بہتری نظر آ رہی ہے, جبکہ حقیقتاً پیداوار اور قوت خرید میں اضافہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے, ان سوالات کے جواب لیتے ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ سے. جیسے کا شارٹ کوئک بریک, واپس آتے ہیں عالیہ صاحبہ سے جواب لیتے ہیں. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. علی صاحب ٹائم بہت کم رہ گیا, پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے, 2 منٹ میں جواب دے دیجیے. اچھا غریدہ, سب سے پہلے تو یہ میں بتا دوں کہ جو نیپرا کے بل کی بات کری ہے نا, یہ لاسٹ ٹائم اسٹینڈنگ کمیٹی میں اپرووڈ ہو چکا ہے. جو شازیہ مری تھی آج وہ کنفیوز کری تھی, آج والے بل سے یہ وہ بل بالکل نہیں ہے. اس لیے ایک تو میں یہ کر دوں. پھر انہوں نے بات کی GDP کی. ساری دنیا کی GDP جب -3% ہو رہی ہے اور انڈیا کی GDP -7% ہو رہی ہے, تو پاکستان کی GDP 4% کے اوپر جا رہی ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ یہ GDP ہم نے کہاں سے لیے, تو میں یہ بتا دوں کہ 2011 میں روپوں میں بات کریں تو یہ 18 ٹریلین تھی, 2013-14 میں 25 ٹریلین تھی اور آج تقریباً 48 ٹریلین ہے. تو یہ تو مطلب کوئی دوسری اس میں رائے ہی نہیں ہے. اور یہ ابھی 2 مہینے پہلے کی ہے. جب ہم منتھ یہ 2 مہینے اس میں انکلوڈ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم 4% کراس کریں گے. اور اس میں جو فیکٹر ہے وہ اس لیے کہ ہماری انڈسٹری نے گرو کیا ہے 3.5%. ہمارے مینوفیکچرنگ جو سیکٹر کی گروتھ ہے وہ 8.7% ہے, کنسٹرکشن سیکٹر کی جو گروتھ ہے وہ 8.3% ہے اور سروس سیکٹر کی 4.43% ہے. IMF کی آج ہی پروجیکشنز آئی ہیں 2021 کے لیے. GDP کی پروجیکشنز, انڈیا 11.5%, چائنا 8.1%, US 5.1%, پاکستان 1.5%. اچھا, میں کوئی بہت بڑی اکانومسٹ تو نہیں ہوں, لیکن میں آج آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہم 5% سے کراس کر جائیں گے. اور پاکستان کے حالات جو ہے نا, اس وقت پاکستان کی اکانومی ریوائیو ہو رہی ہے. آج آپ JP مارگن کی رپورٹ دیکھ لیں, آپ بلومبرگ کی رپورٹ دیکھ لیں, یا آپ موڈیز کی رپورٹ دیکھ لیں, وہ پاکستان کو ایک مستحکم کنٹری قرار دے رہے ہیں. اور وہ یہ شیلا صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. صرف پلیز مجھے 2 لوگوں کا جواب دینا ہے اور میرے پاس بہت ڈیٹا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اور US اپنی اکانومی کو ریوائیو نہیں کر پایا, لیکن پاکستان اکانومی کو ریوائیو کر پائے. پھر انہوں نے ٹیکسیشن کی بات کی, تو میں ان کے لیے بتا دوں کہ ٹیکسیشن جب PMLN کی گورنمنٹ تھی وہ 3715 پر چھوڑ کے گئی تھی, اور آج ماشاءاللہ جب یہ ایئر اینڈ ہوگا تو ہم 4700 روپے کریں گے. اور جس میں یہ بات کریے نہ ہم نے کوئی ایمنیسٹی, یعنی انہوں نے 4 ایمنیسٹی اسکیم دی تھی, ان کے اس میں پیٹرول کی جو لیوی تھی وہ 40 روپے تھی, اور آج پیٹرول کی لیوی جو ہے وہ 4 روپے. پھر میری جو آنریبل فرینڈ کہہ لوں, مینٹور کہہ لوں, انہوں نے کہا ڈی ویلیویشن. ہم نے ڈی ویلیویشن کی جس سے ہماری ایکسپورٹ کا اضافہ ہوا. پیپلز پارٹی کے دور میں ڈی ویلیویشن 53% ہوئی تھی, PMLN کے دور میں 34% ہوئی تھی, پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 14% ہوئی ہے, اور ایکسپورٹ 18% بڑھ رہی ہے. اب آ جائیں ٹریڈ ڈیفیسٹ کے اوپر. ٹریڈ ڈیفیسٹ جب ہمیں ملا تھا تو وہ ایکسپورٹ کا 3 گنا تھا, آج وہ ایکسپورٹ کا 3 گنا نہیں ہے, لیکن اس میں آپ کے را مٹیریلز, آپ کے انٹرمیڈیٹ مٹیریلز جو آپ کی ایکسپورٹ کو بڑھاتے ہیں, آج وہ آ رہے ہیں. آج مشینری آ رہی ہے, یعنی ہم وہ نہیں کریں کہ جی دودھ کے ڈبے بھی باہر سے منگوا لو, مہنگے بیگز بھی منگوا لو, گاڑیاں بھی امپورٹ کر لو. آپ کے 4 منٹ ہو گئے. شیلا صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں اور عائشہ صاحبہ بھی کچھ اس میں خلط سوال کرنا چاہ رہی ہیں. آپ کے پاس دوبارہ ہوں گی. شیلا صاحبہ کوئکلی ذرا پلیز, پھر عالیہ صاحبہ سے جواب لینا ہے. ذرا فون پلیز دور کر دیں کہ آپ کے مائک میں آ رہے ہیں. میں ان کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں
کہ یہ بار بار جو بات کر رہی ہیں Quickly, تو بلوم برگ کی جو بات ہے اس میں جو ان کے رضا باقر ہیں انہوں نے 3.94 کا ہے اور یہ لوگ 4. جو ہے 98 کہہ رہے ہیں، تو آپس میں بھی اتنا ڈفرینس ہے اور باقی جو ہے باقی جو ہے 1 کا یہاں ڈفرینس آ رہا ہے۔ باقی جو صورتحال ہے کراچی کی بجلی پہلے سے اس میں پیسے بڑھا دیے گئے ہیں، گردشی قرضے دیکھ لیں، اور میں ابھی بھی آپ سے کہہ رہی ہوں آج کا اخبار اٹھا لیں، آپ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ کم ہے اور امپورٹ جو ہے وہ اس کا جواب عالیہ صاحبہ سے لیتے ہیں، ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے۔ عائشہ صاحبہ سے جواب لے لیں پھر آپ کے پاس آتی ہوں۔ عائشہ صاحبہ لیکن ٹائم بہت کم ہے آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ میں صرف یہ کر رہی ہوں کہ اگر سارا کچھ اتنا پازیٹیو ہو رہا ہے تو آج اکنامک سروے میں پرائیویٹ انویسٹمنٹ گرتی بھی کیسے نظر آ رہی ہے؟ خود گورنمنٹ کے اسٹیٹسٹکس بتا رہے ہیں کہ کیسے پرائیویٹ انویسٹمنٹ میسولی گری ہے، پبلک انویسٹمنٹ کا تو حال برا ہے، یہ تو ہمیں خود ہی پتا ہے کہ پی ایس ڈی پی کا کیا حال ہے۔ تو اگر یہ اتنی زیادہ گروتھ اور سارا کچھ ہو رہا ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری جو ان کا جیسے کہنا چاہیے پروگریس کا تاج ہے، اس کی گروتھ ریٹ آپ دیکھیے اس میں کیا ہو رہی ہے، ان کا اپنا اکنامک سروے کہہ رہا ہے۔ میرا کہنا کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں آپ آگے لے کے جائیں، بٹ ہمیں یہ کلیئر نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کیا اسٹریٹجی سے آگے لے کے بڑھ رہے ہیں، اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی ہے۔ آئی ایم ایف کے ہوتے ہوئے آپ کس طرح گروتھ اورینٹڈ بجٹ دیں گے؟ کلیم آپ کے تو وقت ہی بتا دے گا کتنے سچ ہیں اور کتنے نہیں ہیں۔ یہ تو ہم نے بشک 3 سال سے دیکھا کہ کیا وعدہ ہوتا ہے اور کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ کریڈیبلٹی تو بجٹنگ ٹائم بالکل ختم ہو گیا۔ عائشہ صاحبہ معذرت آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے، اگر اتنی اچھی اکانومی ہے تو عام شخص کے لیے زندگی مشکل کیوں ہے؟ میں صرف اتنا بتا دوں کہ انہوں نے کہا ہے کنسٹرکشن کے سیکٹر کے اندر جو گروتھ ہے دیٹ از 8.3%، 3.4%، اور سیمنٹ آج آپ کا تقریباً 21% زیادہ بک رہا ہے، تو یہی شو کرتا ہے کہ کنسٹرکشن کا سیکٹر کتنا پرفارم کرے۔ آج ہم کنسٹرکشن کے سیکٹر عوام سیمنٹ کھا رہے ہیں، کنسٹرکشن کے ایک وہ کہہ رہی ہیں عوام روٹیاں سیمنٹ کی کھا رہے ہیں۔ ہاں جی، اب میں عوام کے لیے بتاتی ہوں 2018 کے اندر جو فیکس آمدنی تھی وہ 11,000 تھی، آج 2021 کے اندر فیکس آمدنی 21,000 ہے، یعنی اس میں گروتھ 36% ہوئی ہے۔ ہم عوام کی قوت خرید بڑھا رہے ہیں، ہم ان کی فیکس آمدنی بڑھا رہے ہیں۔ آپ کا آج جو میں سارے ڈیٹا یہ دیکھ رہی تھی، ان امپلائمنٹ میں ہم نے ریکور کیا ہے، ہم نے فیکس آمدنی میں یعنی عوام کو غربت سے ہم نکال رہے ہیں۔ آپ جا کر ڈیٹا آج کا دیکھیے گا اور یہ ضرور دیکھیے گا کہ پنجاب میں جو امپلائمنٹ کی گروتھ ہوئی ہے یعنی امپلائمنٹ ریکور ہوئی ہے وہ +4% ہے، اور سندھ کے اندر نیگیٹو 8%۔ پنجاب کا جواب عائشہ صاحبہ بڑا زبردست دے سکتی تھی، بٹ میرے پاس ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ ٹائم ختم ہو چکا ہے، بجٹ کے بعد دوبارہ آپ 6% انپلائمنٹ ہے۔ وہ میں کہتی ہوں آپ لوگ فگرز کے ساتھ فگرز سے بات کیا کریں، آپ کے پاس ایک پیپر نہیں ہے۔ نہیں شیلا بی بی میں اسٹیٹ بینک کی رپورٹ لے کر آئی ہوں اور میں آج آپ کو دکھا دوں۔ ٹائم ختم ہو گیا۔ ہماری رپورٹ کے اندر یہ کہ سندھ کے اندر نیگیٹو امپلائمنٹ ہے، آپ کو عالیہ صاحبہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، کرنے والے آپ لوگ ہیں، عالیہ صاحبہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، لوگ ہیں، ٹائم ختم ہو چکا ہے، آپ لوگوں کے پروونس کے ٹائم اندر ختم ہو چکا ہے۔ اور اور عائشہ غوث پاشا کچھ کہنا چاہ رہی ہیں۔ عائشہ صاحبہ آپ کا 1 لاسٹ اسٹیٹمنٹ پلیز۔ دیکھیے کل بجٹ آ رہا ہے، یہ جو 3 سال سے عوام کے اوپر بوجھ انفلیشن کا، بے روزگاری کا، غربت کا پڑا ہے، اب لوگوں کی توقع یہ ہے کہ اب آپ بجٹ خدا کے واسطے عوام دوست بجٹ دیجئے، بزنس چل پڑے، آگے بات بڑھے، پاکستان کو وعدوں کے اور دعووں کے آگے لے جائیں، کچھ کر کے دکھائیں۔ دیکھتے ہیں بجٹ کل کیسا آ رہا ہے، پاکستانی آپ لوگوں پہ نظر رکھے ہوئے۔ ٹائم ختم ہو چکا، بہت بہت شکریہ۔ اور عوام دوست بجٹ ہے اور آپ دیکھیے گا کہ اپوزیشن پریشان ہو جائے جیسے گروتھ پہ پریشان۔ اوکے، عالیہ حمزہ صاحبہ، عائشہ غوث پاشا صاحبہ، شیلا رضا صاحبہ، بہت بہت شکریہ۔ بڑی انٹرسٹنگ اینڈ لرن ڈبیٹ رہی آج تمام خواتین ماہرین کے ساتھ۔ کل بجٹ آنے دیں، اس کے بعد پھر مزید ڈبیٹس آپ کی آگاہی کے لیے کریں گے۔ I'll see you انشاءاللہ کل بجٹ کی ٹرانسمیشن میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔